आईपीओ आने के बाद सुज़लोन दुनिया की 5th लार्जेस्ट विंड कंपनी बन गई और इसके ओनर तुलसी दंती इंडिया के अमीर लोगों में से एक बन गए। इन्होंने ढेर सारा लोन लेकर रीपावर को एक्वायर किया था, पर हैवी डेट के नीचे आने के कारण इनको ये कंपनी बेचनी पड़ी। इन्होंने इंडिया पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना पूरा फोकस डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील पर लगाया। इसी के कारण बाकी कंपनी जैसे जीई, एनरकॉन, वेस्टस ने सुज़लोन का इंडियन मार्केट शेयर लेना शुरू कर दिया। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि इन्होंने इंडिया में अपनी टॉप स्पॉट भी गंवा ली। इस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी फेल क्यों हुई, उसके बाद कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट्स, देन नेगेटिव पॉइंट्स, देन वैल्यूएशंस और लास्ट में सुज़लोन का क्या फ्यूचर हो सकता है। सबसे पहले कंपनी के पास्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि फ्यूचर समझने के लिए पास्ट को समझना जरूरी है। तो बात है 1995 की, जब सुज़लोन इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2005 में इसका आईपीओ आया था। उस वक्त ये आईपीओ 15 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एक ही रात में इसके ओनर तुलसी दंती इंडिया के अमीर लोगों में से एक बन गए थे और सुज़लोन दुनिया की 5th लार्जेस्ट विंड एनर्जी कंपनी बन गई थी। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने 2 साल बाद ही जर्मन कंपनी रीपावर को 13,000 करोड़ में खरीद लिया। रीपावर के पास उस वक्त 300 यूरो फ्री कैश पड़ा था और सुज़लोन उस पैसे को इंडियन डेट चुकाने के लिए यूज करना चाहती थी, पर जर्मन बैंक्स ने कुछ रूल्स का हवाला देकर उस पैसे को जर्मनी से बाहर जाने से रोक दिया। पर कंपनी ओनर्स ने बड़े सपने देखे थे और वो लोन लेकर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे, और ये मूव 2008 के क्राइसिस से पहले काफी स्मार्ट भी लग रही थी। पर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इनके प्रोडक्ट्स पर फॉल्टी होने की एलिगेशंस लगने लगी। इससे इनका शेयर प्राइस और रेपुटेशन दोनों नीचे आ गए। ड्यू टू वेरियस रीजन इन्होंने अपनी बोरोइंग्स पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और 2012 में इन्होंने 1480 करोड़ का फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट कर दिया और इस तरह ये डेट ट्रैप में उलझ गए। 2014-15 में इनको हार्ड डिसीजन लेने पड़े। लगातार बढ़ रहे डेट को चुकाने के लिए इन्हें रीपावर 7300 करोड़ में बेचनी पड़ गई और उससे मिलने वाले पैसे को डेट चुकाने के लिए यूज किया गया। इससे इनका इंटरेस्ट पेमेंट का बोझ कुछ कम हुआ, पर खत्म नहीं हुआ। इन्होंने ढेर सारा लोन लेकर रीपावर को एक्वायर किया था और इससे FY14 में इनको 70% रेवेन्यू मिलता था, पर हैवी डेट के नीचे आने के कारण इनको ये कंपनी बेचनी पड़ गई। कुछ समय बाद सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सांघवी ने इनका 23% स्टेक 1800 करोड़ में उठा लिया और इनके बोर्ड में शामिल हो गए। इन्होंने इंडिया पर ध्यान नहीं दिया और ब्राजील जैसे कुछ डेवलपिंग नेशंस में हैवीली इन्वेस्ट किया। इसी वजह से जीई, वेस्टस जैसी कंपनीज ने सुज़लोन का मार्केट शेयर लेना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ग्लोबल MNC जीई ने स्पेशली इंडिया के लिए लो स्पीड विंड टर्बाइन्स डेवलप की और उसे इंडिया में लॉन्च कर दिया। वही सुज़लोन तो फॉरेन कस्टमर्स को खुश करने में लगी थी। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि इन्होंने इंडिया में अपनी टॉप स्पॉट भी गंवा ली। इनके पास अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए भी कैश नहीं था, पर दिलीप सांघवी के आने के बाद और डेट रिस्ट्रक्चर करने के बाद चीजें कुछ हद तक सुधरी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो अगस्त 2023 में इन्होंने QIP के जरिए 2000 करोड़ रेज किए हैं। इसमें से 1500 करोड़ रुपए सिर्फ डेट रीपेमेंट के लिए यूज किए जाएंगे और अब इन पर सिर्फ 1800 करोड़ का डेट रह गया है और ये डेट तेजी से कम कर रहे हैं। सुज़लोन ने अगले 15 साल में डेट फ्री होने का टारगेट रखा है। अब उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो मुझे कंपनी में पॉजिटिव लग रहे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज तो इनका डेट कम करना है। तुलसी दंती की 2022 में डेथ होने के बाद भी कंपनी अपना डेट कम करने के लिए कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के कारण इनकी इंटरेस्ट पेमेंट लगातार कम हो रही है, जिससे इनके प्रॉफिट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉजिटिव चेंज जो मुझे लग रहा है, इनके कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग मार्जिन्स। हालांकि इनकी टॉप लाइन यानी रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंसिस्टेंट है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इनके रिजर्व्स भी पॉजिटिव होने की तरफ आ रहे हैं। इनके डेटर डेज में सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है और कैश कन्वर्जन साइकिल भी सुधर रहा है। 3 महीने पहले तक प्रमोटर्स ने अपने 80% स्टेक प्लेज रखे हुए थे, जो सितंबर क्वार्टर में रिलीज हो गए हैं। 7 महीने पहले तक इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग BBB- स्टेबल थी, पर अब अपग्रेड हो गए BBB पॉजिटिव हो गई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, घंटा जरूर बजाइए। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की।
इनका कर्ज कम करने के बाद भी इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो 1.76 पर चल रही है, जो कि एक फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा है। इनके ग्रोस मार्जिन देखें तो ये काफी इनकंसिस्टेंट है, और अगर ग्रोस मार्जिन इतने इनकंसिस्टेंट होंगे तो नेट मार्जिन कैसे स्टेबल होंगे। इनकी टॉप लाइन भी इनकंसिस्टेंट है और बॉटम लाइन भी। कुछ इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा कि मार्च 2023 में इन्होंने 2887 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, तो ये तो अच्छा है, पर मैं बता दूं कि इस 2887 करोड़ में से 2739 करोड़ अदर इनकम से आए हैं, मतलब वो बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आए हैं। इन्वेस्टर्स को ऐसी ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार ही होती हैं। अगर आप इनकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ये सिर्फ 13% है और पिछले 5 साल से लगातार कम हो रही है। अगर आप ट्रेड्स को देखें तो पता चलेगा कि कंपनी के इमीडिएट रिलेटिव्स ने अभी 2 महीने पहले ही अपने स्टेक्स बेचे हैं, जो कि नेगेटिव साइन है। अब वैल्यूएशंस पर चलते हैं। मेरे हिसाब से तो इनकी वैल्यूएशंस की बात ही नहीं करनी चाहिए, पर अगर आप कहते हैं तो ठीक है। तो देखिए, स्टॉक की पी 149 पर चल रही है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको अर्निंग के साथ कैसे देखा जाए। वही पेग रेशियो 8.76 पर है। ये वो रेशियो है जो अगर 1 हो तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड माना जाता है, और अगर 1 से ऊपर हो तो ओवर वैल्यूड। और इनकी पेग रेशियो तो आपके सामने है। प्राइस टू सेल 7 से ऊपर है और ईवी टू एबिटा 53 है, मतलब वैल्यूएशन तो एब्सर्ड हो चुकी है। स्टॉक प्राइस भी 52 वीक हाई पर चल रहा है। इतना जानने के बाद बात करते हैं कि सुज़लोन का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो देखिए, गवर्नमेंट 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव करना चाहती है। ये टारगेट अचीव करने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने हर साल 50 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बिड्स बुलाने का इरादा बनाया है, जिसमें 10 गीगावाट्स विंड एनर्जी के लिए हैं। विंड एनर्जी फिर से फोकस में तब आई जब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कंपेटिटिव बिडिंग को खत्म किया और 10 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए क्लोज्ड बिड इनवाइट करने का डिसीजन लिया। इसके अलावा मेक इन इंडिया, 24/7 पावर और आत्मनिर्भर जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी सेक्टर के लिए टेलविंड्स का काम कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट बिजली पैदा करने के लिए कोल पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है, और इससे उम्मीद है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बेनिफिट होगा। इनको रिसेंटली जुपिटर ग्रीन की तरफ से भी ऑर्डर मिला है, और बैलेंस शीट से डेट का कम होना इनको स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। पर नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना होगा, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कंपनी टर्न अराउंड कर पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कीजिए, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।